देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी पांचों छात्र रविवार की शाम जेएनयू के कैंपस में लौट आए। आरोपी उमर खालिद, अनिर्बन, रामानागा, आशुतोष और अनंत प्रकाश जेएनयू कैंपस लौटे। पांचों आरोपी छात्र 12 फरवरी से ही गायब थे। पुलिस ने इनकी तलाश में कई राज्यों में छापेमारी भी की और बाद में सभी के लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। जेएनयू लौटे पांचों आरोपी छात्रों ने जेएनयू कैंपस के भीतर एक मार्च भी निकाला और गिरफ्तार छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आजाद किए जाने की मांग की। आरोपी उमर खालिद, अनिर्बन, रामानागा, आशुतोष और अनंत प्रकाश ने जेएनयू कैंपस में जुटे छात्रों के सामने भाषण भी दिया। उमर खालिद ने आतंकवादी संगठनों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया। आरोपी छात्रों का यह कहना है कि वो सभी जांच में सहयोग करने के लिए वापस लौटे हैं। उनका कहना है कि वो आसपास ही थे, लेकिन विरोध कर रहे लोगों के गुस्से से बचने के लिए वो सामने नहीं आ रहे थे। देशद्रोह के आरोपी खालिद ने जेएनयू में भाषण देते हुए कहा कि वो देशद्रोही नहीं है। खालिद ने कहा कि वो सारी घटना का मास्टरमाइंड है, उसे पता ही नहीं था। जेएनयू लौटे उमर खालिद ने IBN 7 से बातचीत में कहा कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो पुलिस उसे आकर ले जा सकती है। हालांकि अनिर्बन सहित बाकी के 3 आरोपी छात्रों का कहना है कि वो इस दौरान उमर खालिद के संपर्क में नहीं थे। उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को ही उनकी उमर से आखिरी बात हुई थी। आरोपी छात्र आशुतोष का यह कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन छेड़छाड़ वाले वीडियो का इस्तेमाल करके उन लोगों को फंसाया गया है। आरोपी छात्रों का यह कहना है कि उन्होंने सिर्फ कश्मीर की स्वायत्तता की बात की थी। भारत विरोधी या पाकिस्तान समर्थित नारे कभी नहीं लगाए गए। उनके मुताबिक सारा विवाद सिर्फ रोहित वेमुला मामले से ध्यान हटाने के लिए है। देशद्रोह के आरोपी छात्रों के जेएनयू कैंपस पहुंचने की खबर मिलते ही पुलिस की टीम भी यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंच गई। आरोपी छात्रों ने सरेंडर करने की बात कही थी। उधर आरोपी छात्रों के जेएनयू में आने की सूचना पाकर वहां पहुंची पुलिस का कहना है कि वो सभी के सरेंडर का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सरेंडर न करने की दशा में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल ये जेएनयू विवाद 9 फरवरी को लगाए गए नारों के एक वीडियो के सामने आने के बाद शुरू हुआ, जिसमें ये पांचों आरोपी छात्र भारत विरोधी नारे लगाते हुए देखे गए। वीडियो के सामने आने के बाद से ही नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसे बाद में कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद से ही देश भर में उसके विरोध और समर्थन में प्रदर्शनों का सिलसिला चल पड़ा। कुछ संगठन कन्हैया को छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं तो कुछ इसके विरोध में हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के खिलाफ दिल्ली में पूर्व सैनिक सड़क पर उतरे और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के खिलाफ पूर्व सैनिक पीपल फॉर नेशन के बैनर तले एकजुट हुए और सेव द कंट्री मार्च फॉर नेशन नाम से राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक मार्च किया। उधर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी ट्वीट कर कहा, जैसा कि हम अभिव्यक्ति की आजादी पर डिबेट कर रहे हैं, हमारी सेना सुनिश्चित कर रही है कि हम इस डिबेट को जारी रखें। जेएनयू मामले में आगरा में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने देश में अमन और चैन की दुआ की और साथ ही साथ युवाओं से किसी के बहकावे में न आने से बचना चाहिए, इस तरह की बात कही। जाटों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि जाटों को इसी सत्र में आरक्षण दिया जाएगा। जाटों के आरक्षण पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसका अध्यक्ष वेंकैया नायडू को बनाया गया है। इससे पहले आंदोलनकारी जाट नेताओं में ये कहा था कि हरियाणा सरकार बिल की बजाय अध्यादेश लाए तभी आंदोलन खत्म किया जाएगा। उधर हरियाणा में आरक्षण के नाम पर जाट समुदाय के आंदोलन में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिंसा को देखते हुए 6 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र में जनजीवन सामान्य हो गया है, हालांकि एहतियातन सुरक्षा बल अब भी तैनात है। जाट आंदोलन का सबसे ज्यादा असर हरियाणा के रोहतक में देखने को मिला। रोहतक शहर में कई दुकानों में लूटपाट की गई और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। हालात से निपटने के लिए बहादुरगढ़ से पैरामिलिट्री फोर्सेस को हेलीकॉप्टर की मदद से रोहतक भेजा गया। भिवानी के लोहारू में प्रदर्शनकारियों ने स्टेट बैंक के ATM और कोऑपरेटिव बैंक में आग लगा दी। हरियाणा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे राज्य में अब तक सेना की 69 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों की 49 कंपनियां भी मदद के लिए भेजी गई। हरियाणा के DGP के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं के मामले में 191 केस दर्ज किए गए हैं और हिंसा फैलाने के आरोप में 45 उपद्रवियों की पहचान हो गई। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में भी प्रदर्शन के दौरान जाट समुदाय के लोगों ने सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय और दुकानों को आग के हवाले कर दिया।
उपद्रवियों ने फतेहाबाद जिले के भुना में सब तहसील कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में सहकारी बैंक में भी आग लगा दी गई। जाट आंदोलन के चलते ट्रेन सेवाओं पर भी खासा असर पड़ा है। अब तक 1000 ट्रेनों पर असर पड़ा है। इसमें से ज्यादातर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में जाट आंदोलन की आग पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल जाट आंदोलन को केंद्र और हरियाणा सरकार की नाकामी बता रहे हैं। जाट आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस दौरान उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हालांकि धरने पर बैठे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जाट आंदोलन में हिंसा पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेटर युवराज सिंह, हरभजन सिंह और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने ट्वीट कर जाट समुदाय के लोगों से अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रखने की बात कही। जाट आरक्षण की आग के बीच पानीपत में सिख समुदाय के लोग जाम में फंसे मुसाफिरों के लिए फरिश्ता बनकर आए और जाम में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सिख समुदाय के लोगों ने जाम में फंसे लोगों के ठहरने और खाने पीने की भी व्यवस्था की। उन्होंने जाट आंदोलनकारियों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। जाटों के आंदोलन की आग यूपी में भी देखने को मिली। यूपी के बागपत में जाट समुदाय के लोगों ने हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया। बागपत और उसके आसपास के इलाकों में कई हाईवे को जाटों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और हरियाणा की बीजेपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जाट आरक्षण की आग में जल रहे हरियाणा में शांति के लिए भिवानी में आरएसएस आगे आया। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सद्भावना और शांति मार्च निकाला और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। करनाल के मुनक नहर को भारतीय सेना और जिला प्रशासन ने जाट आंदोलनकारियों के कब्जे से मुक्त करा लिया है। सेना अब पानी की सप्लाई को चालू करने का काम कर रही है। सरकार से जाट नेताओं की सफल बातचीत के बाद प्रशासन मुनक से आंदोलनकारियों को निकालने का काम कर रही है। मुनक नहर पर आंदोलनकारियों के कब्जे से दिल्ली में पानी की सप्लाई बंद हो गई थी। वहीं दिल्ली के जल संसाधन मंत्री कपिल मिश्रा ने यह कहा है कि पानी की समस्या से निपटने के लिए आज दिल्ली की 663 जगहों पर टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी। हरियाणा में मुनक नहर से पानी बंद किए जाने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी संकट शुरू हो गया है। कई इलाकों में लोग पानी की कमी से जूझते नजर आए। वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर, मोहन गार्डन, दीप इंक्लेव, विकास विहार, यादव एंक्लेव, पूनम विहार समेत कई कॉलोनी में पानी की किल्लत बढ़ गई। लोग लाइन में लगकर पानी ले रहे थे। लोग अभी से पानी इकट्ठा करने के लिए लाइनों में लग गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुनक नहर से सप्लाई न होने तक दिल्ली के लोगों से पानी बचाने की अपील की थी। इधर केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली के स्कूल्स को भी बंद कर रखने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने एससी में आपात अर्जी दाखिल की थी। हरियाणा की तरह ही गुजरात में पाटीदार आंदोलन भी फिर से शुरू हो गया है। पाटीदार समुदाय के लोगों ने सूरत में जगह जगह पर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस को निशाना बनाया और तोड़फोड़ की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अब तक 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 1 नागरिक की मौत हो गई। वहीं इस हमले में सीआरपीएफ के 12 से ज्यादा जवान भी घायल हुए हैं। बता दें कि कल शाम को आतंकियों ने जम्मू से श्रीनगर आ रहे सीआरपीएफ काफिले पर हमला कर दिया था। हमले के बाद आतंकी ईडीआई की 3 इमारतों में घुस गए, जिसके बाद इन इमारतों में से 100 से ज्यादा कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। सेना के मुताबिक अब इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। खुफिया एजेंसीज का यह मानना है कि हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए कैप्टन पवन कुमार हरियाणा की जींद के रहने वाले थे। महज 23 साल के पवन कुमार 2.5 साल पहले देश की सेवा का जज्बा लेते हुए सेना में भर्ती हुए थे। शहीद कैप्टन पवन परिवार में इकलौते थे। अपने करियर में उन्होंने आतंकियों के खिलाफ कई बार लड़ाइयां लड़ी थी। उनके परिवार को बेटे की शहादत पर गर्व है। पंपोर मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन तुषार महाजन के परिवार को भी अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। बता दें कि तुषार महाजन का परिवार जम्मू के उधमपुर में रहता है। कैप्टन तुषार महाजन भी पंपोर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने मुठभेड़ में शहीद हुए दोनों कमांडोज की बहादुरी पर गर्व जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कैप्टन तुषार महाजन का पार्थिव शरीर आज सुबह 10:30 बजे नागन कमांड पहुंचेगा, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी रविवार की रात वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। आज पीएम मोदी रविदास मंदिर के दर्शन पूजन कर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
इसके बाद पीएम मोदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी वर्ष दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहां पीएम बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और छात्रों को संबोधित भी करेंगे। जिले के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज वाराणसी जा रहे हैं। इधर केजरीवाल भी रविदास मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बनारस स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। इस मौके पर पीएम ने रायपुर में अर्बन मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अर्बन मिशन कार्यक्रम के तहत 300 गांवों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और उन्हें शहर की बस्तियों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने यह कहा कि सरकार गरीबों, दलितों और समाज के वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए हमेशा काम करती रहेगी। इससे पहले पीएम ने नया रायपुर में सत्य साई ट्रस्ट का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई लोग ये पचा नहीं पा रहे कि एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया। पीएम ने कहा कि कई सारे लोग सुबह शाम षड्यंत्र करते रहते हैं। मोदी को कैसे खत्म किया जाए, मोदी सरकार को कैसे हटाया जाए और कैसे बेइज्जत किया जाए। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने 104 साल की एक बुजुर्ग महिला से भी मुलाकात की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कुंवरबाई नाम की इस महिला के पैर भी छुए। 104 साल की हो चुकी कुंवरबाई पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनी। कुंवरबाई ने शौचालय बनाने के लिए अपनी सारी बकरियां बेच दी। ये बकरियां ही उनकी रोजी रोटी का जरिया थी। पीएम मोदी के कोलकाता पहुंचने से पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाने की तैयारी कर रखी थी। जेएनयू के मुद्दे पर ये लोग पीएम का विरोध करने जा रहे थे। हालांकि पीएम के आने से पहले पुलिस ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पीएम कोलकाता में होड़िया मठ मिशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर एक शख्स ने पॉलिथीन बैग फेंक दिया। जिस वक्त उन पर यह हमला हुआ वो बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। पुलिस ने हमला करने वाले को हिरासत में ले लिया। बजट सत्र को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए आज 2 सर्वदलीय बैठक होंगी। संसद में सुबह 11 बजे केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। फिर शाम 6:30 बजे लोकसभा स्पीकर सभी दलों से बातचीत करेंगे। 26/11 के मुंबई हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली से आज बचाव पक्ष सवाल जवाब करेगा। अमेरिकी जेल में बंद हेडली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ होगी। पठानकोट हमले की जांच के लिए बनी पाकिस्तान की एसआईटी टीम को भारत आने की इजाजत मिल गई है। भारत ने कहा है कि एसआईटी की विजिट से 5 दिन पहले हमें इसकी जानकारी दी जाए। पाकिस्तान की एसआईटी जांच के लिए इस सिलसिले में पठानकोट का दौरा भी करेगी। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निशार खान ने ये जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के नेता सोनी सोरी इलाज के लिए रायपुर से दिल्ली पहुंच गए हैं। शनिवार देर रात बाइक सवार अज्ञात युवकों ने सोरी के चेहरे पर ज्वलनशील पदार्थ पोत दिया था। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए आज 5वां कार फ्री डे मनाया जाएगा। इसके तहत दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका में आज कारें नहीं चलाई जाएंगी। झांसी में एक ट्रक और जीप की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग जख्मी हो गए। एटा में 20 फीट गहरे बोरवेल में गिरे किसान की मौत हो गई। बोरवेल में पंप का नट बोल्ट ठीक करने उतरे किसान पर मिट्टी का टीला पलट गया था। बेंगलुरु में इंटरनेशनल स्टूडेंट डे के मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 40 देशों के 1000 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। यूपी के मैनपुरी में अपने ही बेटे पर अपनी मां की हत्या करने का आरोप लगा है। दरअसल बेटा नशे का आदी था और 65 साल की मां लंबे अरसे से बीमार चल रही थी। पुलिस के मुताबिक मां चारपाई पर लेटी हुई थी, तभी उसके नशेड़ी बेटे ने पत्थर से उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में एक एयर हॉस्टेस ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यापारी को अगवा कर लिया। ममता नाम की आरोपी फिरौती में 20 लाख रुपए और 3 किलो सोना लेकर फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक यह हॉस्टेस बार बार व्यापारी को मिस कॉल करती थी और फिर व्यापारी से उसकी बात होने लगी। इसके बाद साजिश रचकर व्यापारी को उसने अगवा कर लिया। बरेली में एक शख्स को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने अपने बेटे की शादी में आरोपी को दावत नहीं दी थी। बिहार के आरा में बीएसएफ के एक जवान को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बीएसएफ जवान पर एक महिला की हत्या का आरोप है। धनबाद में एक आउटसोर्सिंग कंपनी के जनरल मैनेजर से फोन पर 10 लाख रुपए प्रति माह की रंगदारी मांगी गई। खौफ के चलते जनरल मैनेजर छुट्टी पर चला गया।
एशिया कप T20 के लिए भारतीय टीम बांग्लादेश पहुंच गई। टीम इंडिया को अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में खेलना है। एशिया कप के लिए रवाना होने से पहले भारतीय कप्तान धोनी ने यह साफ कर दिया कि वर्ल्ड कप से पहले हर किसी को टीम में खेलने का मौका मिलेगा। भारतीय कप्तान धोनी अपने संन्यास के सवाल पर भड़क गए। धोनी ने अपने संन्यास के सवाल पर कहा कि आपको मुझे लिखकर बताना होगा कि किस वजह से संन्यास लेना चाहिए। धोनी ने नाराजगी में कहा कि मीडिया को सवाल पूछने का हक जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक सवाल बिना वजह के बार बार पूछा जाए। मुंबई में हुए जी सिने अवार्ड के दौरान रेड कार्पेट पर ढेरों बॉलीवुड सितारे एक ही छत के नीचे देखने को मिले। यहां अर्जुन कपूर लाल रंग के हाई हील्स के सैंडल में नजर आए। अर्जुन कपूर और करीना कपूर खान की आने वाली फिल्म की एंड का पहला गाना हाई हील्स आज रिलीज हो गया। इस गाने को हनी सिंह ने रैप किया है, लेकिन फिल्म 1 अप्रैल को रिलीज होगी। खबर है कि सलमान खान की फिल्म में सुल्तान को रियलिस्टिक दिखाने की हर कोशिश की जा रही है। मेकर्स ने पुराने रियल टूर्नामेंट को फिर से रिक्रिएट कर शूट किया है। शुक्रवार को रिलीज हुई सोनम कपूर की फिल्म मिर्जा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं और इसने 2 दिनों में लगभग 12 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन कर लिया है। अजय देवगन की आने वाली फिल्म शिवाय की शूटिंग अगस्त में खत्म हो जाएगी। फिल्म को दिवाली में रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है। इस फिल्म को अजय देवगन डायरेक्ट कर रहे हैं और ये उनके निर्देशन में बनने वाली दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले उन्होंने यू मी और हम डायरेक्ट की थी। फिजी में आए तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहां 3 लोगों की मौत हो गई और तूफान की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। प्रशासन मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम कर रहा है। इन दिनों सड़क हादसे का वीडियो वायरल हो गया है। इधर वीडियो में बर्फ की चादर से ढकी सड़क पर एक सामने से आती बेकाबू कार ट्रक से टकराती नजर आती है। बर्फ से ढकी सड़क पर हुए इस हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।